Hello Bitte, I hope all of you are well and also your study is going very well. Last time what we were discussing about inertia. हम inertia के बारे में पढ़ रहे थे और inertia हमने पढ़ा क्या था, हमारा चैप्टर क्या स्टार्ट किया था हमने, हम देखना चाहते थे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन देखने से पहले हमने फोर्स के बारे में थोड़ा सा जाना। फोर्स के बारे में किस लिए जाना, क्योंकि जो फोर्स है वही सारी चीजें, लॉज ऑफ मोशन में सारी चीजें फोर्स के अराउंड ही क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, उससे हमने ये देखा कि फोर्स किस लिए जरूरी है, ये देखा था। फिर हमने ये देखा था कि फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगे, उसके लिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में रहे, नॉन कांटेक्ट ऑब्जेक्ट्स में भी फोर्स लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने देखा था वो क्या देखा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन होती है एंड डायरेक्शन इज दैट ऑफ, किसकी डायरेक्शन से, वेलोसिटी की डायरेक्शन से ही हम लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन को नोटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एरिस्टोटल फाल से देखी थी। एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स नीडेड है किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मूव करवाने के लिए। फिर गैलीलियो ने अपना लॉ बताया था, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स था वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां तक हमने कवर अप कर लिया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देख लिया था। फर्स्ट लॉ क्या कहता था, a body can't change its state of rest or of uniform motion until any external force is applied on it। मतलब कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट की हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो, उसको वो चेंज नहीं कर सकती। कब तक चेंज नहीं कर सकती, जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। उसके बाद न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसने फोर्स को डिफाइन किया था, क्योंकि फोर्स भी तो यही था, फोर्स एक क्वांटिटी थी। हमने न्यूटन की फर्स्ट लॉ को जब पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया तो देखा था कि जो फोर्स है उसको डिफाइन कर रहा है न्यूटन का लॉ, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी थी, एक एक्सटर्नल एफर्ट है फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को, जो कि स्टेट को रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने उसके बाद एक और टर्म डिफाइन की थी और वो टर्म क्या थी, इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने किसको डिफाइन किया था, इनर्शिया को न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया था। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होती है द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बाय इट्स ओन। इनर्शिया होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को, जो कि रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, उसको अपने आप से चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनर्शिया। अब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। कैसे, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अपने आप से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। और ये जो स्टेट होती है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने इनर्शिया को डिफाइन किया था, और जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसका एक और नाम है और वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, व्हाट अनदर नेम इज गिवन टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया को मेजर किससे किया जाता है, इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास। Up to this we have discussed, okay, greater is the mass of the object, greater will be the inertia, lesser is the mass of the object, lesser will be the inertia। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के टाइप, कितने टाइप का होता है इनर्शिया हमारे पास, 3 टाइप्स का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ rest, second one is inertia of motion, and third is inertia of direction। ठीक है, ये 3 है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 टाइप्स हैं इनर्शिया के। अब ये क्या क्या होते हैं, हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया का मतलब क्या है कि
इनएबिलिटी है बॉडी की, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, दैट मीन्स इनएबिलिटी होगी बॉडी की, डेफिनेशन लिख लेना, इनएबिलिटी of the object to change its state of rest by its own। बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपनी रेस्ट की स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकती है, एंड इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं अगर आप लोग, तो सडन जर्क ऑफ बॉडी टू बैकवर्ड, हम बैकवर्ड साइड में जाते हैं। व्हेन अ बस starts to move suddenly, जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी किधर जाती है, पीछे की तरफ जाती है एकदम से। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब हम खड़े हैं, हमारी बॉडी रिजिड बॉडी तो है नहीं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट प्रेफर करती है। जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मीन्स आई एम मूविंग माई हैंड हियर, आई एम मूविंग माई हैंड हियर, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी है वो क्या कर सकती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव कर सकते हैं। मतलब मैं नीचे खड़े खड़े अगर मेरे पैर किसी चीज के कांटेक्ट में है तो मैं आगे की तरफ झुक सकती हूँ, पीछे की तरफ भी झुक सकती हूँ, साइड वाइज भी झुक सकती हूँ, बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी रिजिड नहीं है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो व्हेन द बस इज एट स्टॉप, बस स्टॉप पर थी, बस में कोई मूवमेंट नहीं था, तो हमारी बॉडी भी किस पर थी, रेस्ट पर थी। बस रेस्ट पर, हमारी बॉडी भी रेस्ट पर, उसके साथ आराम से थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया तो ये है बस का फ्लोर और ये है हमारी बॉडी के फीट। ठीक है, दोनों क्या है, आपस में कांटेक्ट में है, और दोनों के बीच क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कांटेक्ट में है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहाँ पर कांटेक्ट में है और खड़े हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, जैसे ही बॉडी आगे की तरफ, बस का फ्लोर आगे की तरफ जाएगा तो ये फीट क्या करेंगे, इसके साथ कांटेक्ट में आगे की तरफ चलना चाहेंगे। बट जो हमारी रेस्ट ऑफ बॉडी है वो क्या थी, रेस्ट पर थी। फीट के अलावा जो ऊपर का पोर्शन है वो रेस्ट पर थी ना उस टाइम पे, तो वो क्या रहना चाहेगी, वहीं पर रहना चाहेगी। तो जैसे ही फ्लोर आगे की तरफ चला तो हमारी बॉडी क्या है, वहीं पर पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि वो क्या सोच रही है कि मैं तो यहाँ पर थी। इवन हमारे फिट यहाँ तक पहुंच चुके हैं, बॉडी क्या सोच रही है, मैं यहाँ पर थी। ठीक है, तो वो पीछे की तरफ एकदम से आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, फिर आप आगे चलने स्टार्ट कर देते हो, फिर आपकी बॉडी भी मोशन में आ जाती है बस के साथ साथ। लेकिन एक सडन जर्क लगता है पीछे की तरफ, वो किस वजह से लगता है, इसी वजह से लगता है क्योंकि आपकी बॉडी क्या सोचती है कि मैं तो रेस्ट पर थी और मुझे रेस्ट पर ही रहना है, इसीलिए वो पीछे की तरफ आप थोड़ा सा जर्क हो जाते हो। ठीक है, पीछे की तरफ झुकते हो थोड़ा सा। तो ये किस वजह से है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, आप ये एक बात बताओ, आपकी बॉडी जो है वो, जो बॉडी के फीट हैं, जो हमारे फीट हैं वो बस के साथ साथ आगे चले गए, व्हाट विल हैपन, क्या होता अगर हमारी बॉडी के पैरों के बीच और बस के फ्लोर के बीच अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और आंसर सभी को देना है, मस्ट आंसर इट, यू मस्ट आंसर इट। तो एक हो गया ये। ठीक है, सेकंड क्या है, जब आप डस्ट पार्टिकल्स को बीट कर रहे हो तो डस्ट पार्टिकल्स कहाँ है, नीचे गिर जाते हैं। किसी भी चीज पे डस्ट लगी है, आपने कारपेट लिया, उस पे डस्ट लगी, आपने उसको लकड़ी से पीट दिया, तो उस वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे ही आपने उस कारपेट को पीटना शुरू किया, कारपेट तो पीछे की तरफ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं। अब वो जब रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं तो वो उसी पोजीशन पर रहना चाहते हैं, कारपेट पीछे चला गया, वो वहीं पर रहना चाहते हैं, तो कारपेट पीछे चला गया, अब तो कारपेट पर चिपके हुए थे, बट जैसे ही कारपेट मोशन में गया वो अपनी पोजीशन पर रहना चाहते हैं। अब उनको कुछ मिला नहीं बेस, तो वो नीचे गिर जाएंगे। किस वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहना चाहते थे, वो वहां कारपेट के साथ मूव करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए क्या हुआ, वो नीचे गिर गए।
नेक्स्ट आप एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे ही कोई घुड़सवार है, जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ चलता है तो वो पीछे की तरफ झुकता है, वो भी सेम रीजन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जो वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है तो घोड़ा आगे के साथ मूवमेंट करेगा, उसका नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का, पैर के साथ कमर तक, वो तो मोशन में आ जाएगा, बट ऊपर वाला जो पोर्शन है, कमर से ऊपर तक का जो पोर्शन है, वो क्या रहेगा, उसी पोजीशन पर रहना चाहेगा जिस पर वो था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास एग्जांपल्स थे किसके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स थे। और भी अगर आपको कोई देखना चाहे एग्जांपल, आपने वो देखा है, आप लोगों ने अपने भाई बहनों को बोध करके दिखाया होगा ना, अरे सेकंड भी मैं इसी से बना देती ना, गलती हो गई तो देखो, वो देखा है कि आप एक कार्डबोर्ड ले लेते हो, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रख देते हो, कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखते हो, और फिर ये कहते हो कि देखना मैं कार्डबोर्ड को टच करूंगा और ये सिक्का जाकर इसके अंदर गिर जाएगा, ग्लास पे गिर जाएगा। देखा ना तुमने, कई बार किया होगा। जैसे कि देखो ये ग्लास है, इसके ऊपर तुमने एक कार्डबोर्ड रख दिया, इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, अब आप कार्डबोर्ड को ऐसे टच कर देते हो, कार्डबोर्ड को मोशन में ला देते हो, सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है, वो कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सिक्का है वो किस पे रहना चाहता है, रेस्ट पर रहना चाहता है, वो जिस पोजीशन पर था उसी पर। आपने सिक्के को तो कोई मोशन नहीं दिया है, आपने तो किसको मोशन दिया है, कार्डबोर्ड को आपने मोशन दिया है। तो इस वजह से क्या होता है, सिक्का अपने रेस्ट पर रहना चाहता है, और जो सिक्का है वो रेस्ट पर है, दैट मीन्स वो वहीं की वहीं रहना चाहेगा, कार्डबोर्ड मूव कर जाएगा, सिक्का वहीं की वहीं, तो इतने में कार्डबोर्ड उसके पास से चला जाएगा, नीचे से चला जाएगा और सिक्का पानी के गिलास में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन में आप लोग क्या लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्स ओन। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, the inability of our body to change its state of motion by its own। ठीक है, मतलब कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन वाली स्टेट की मोशन में ही रहना चाहती है, आप उसको रेस्ट में लाना चाहो तो वो खुद से रेस्ट में नहीं आएगी, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो बॉडी की ये इनएबिलिटी है कि वो खुद से अपनी मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है, वो क्या कहलाएगी आपके पास, उसके लिए इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके लिए क्या एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही है, और जितने भी जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं ना तुम्हें, ये तुम्हारे नोटबुक में लिखे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सडन फॉरवर्ड फॉल ऑफ योर बॉडी, फॉरवर्ड जर्क ऑन बॉडी व्हेन बस स्टॉप्स। जैसे ही बस रुकती है तो आप आगे की तरफ गिरते हो। ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। और ड्राइवर ने बहुत तगड़े ब्रेक लगाए और आपने नहीं पकड़ रखा तो हो सकता है शीशे से बाहर चले जाओ, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। कैसे है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, देखो आप चल रहे हो, बस चल रही है, आपकी बॉडी उसके साथ साथ चल रही है। बॉडी क्या सोच रही है, मैं किस में रहना चाहती हूँ, मोशन में। ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगा दिए तो जबकि जो फिट थे, जो कि बस की सरफेस के कांटेक्ट में थे, वो तो किस पे आ गए, रेस्ट पर आ गए। लेकिन आपकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी है उसको तो नहीं पता ना, फिट को पता है क्योंकि वो कांटेक्ट में ही थे, बट रेस्ट ऑफ बॉडी को तो नहीं पता, तो उसको नहीं पता तो वो आगे की तरफ ही झुकना चाहेगी। ठीक है, आगे की तरफ ही जाना चाहेगी, इसीलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ठीक है, क्योंकि मोशन में है, आपकी बॉडी कौन से इनर्शिया में है, इनर्शिया ऑफ मोशन में। ठीक है, फिर उस पर जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हो, आप पर थोड़ा सा फोर्स लगता है कि हाँ भाई रुक गए हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, फिर आप रेस्ट में आ जाते हो। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का ये एग्जाम्पल था। इसी तरह जो घुड़सवार होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, जैसे ही घोड़ा रुक जाता है तो वो आगे की तरफ जाते हैं ना, तो वो इसी वजह से जाते हैं। क्यों, बिकॉज बॉडी किसमें होती है, बॉडी का क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में एक्ट कर रही होती है बॉडी उस टाइम पे। ठीक है,
नेक्स्ट है, एक और चीज आप लोगों ने देखी होगी कि जब भी आप किसी चलती बस से या फिर चलती ट्रेन से ट्रेन से तो कौन कूदेगा, किसी को अपने हाथ पैर तुड़वाने हैं, बस ही लगा लो। और ट्रेन से भी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती तो कुछ इंसान होते हैं ना जिनको बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है उतरने की, या फिर आप उतर नहीं पाए, ट्रेन चल पड़ी, तो लोग आपको क्या एडवाइस देते हैं कि आगे की तरफ मुंह करके उतरो। कहते हैं ना जिस तरफ ट्रेन चल रही है उसी तरफ मुंह करके उतरो। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज जब आप आगे की तरफ मुंह करके उतरेंगे, जैसे ट्रेन चल रही है उधर की तरफ मुंह करेंगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी किसमें है, जब ट्रेन या बस चल रही है तो बॉडी किसमें है, मोशन में है। जैसे ही आप ग्राउंड को टच करेंगे, पीछे की तरफ अगर होकर टच करेंगे तो बॉडी किसमें आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि ग्राउंड तो किस पर है, रेस्ट में, ग्राउंड तो नहीं चल रहा है। लेकिन बॉडी होना किसमें चाहती थी, मोशन में, क्योंकि बस की वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन चल रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इसीलिए आप गिर जाते हो। इसीलिए जब भी आप चलती बस से उतरते हैं तो आपको एक दो कदम बस के साथ चलना पड़ता है, फिर आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है कि हाँ बस वाली स्पीड छोड़ दी है, अब धीरे धीरे स्पीड और रेस्ट पे, ठीक है। तुरंत ही कुछ एक सेकंड में ही आप रेस्ट में आ जाते हो, लेकिन आपको हमेशा क्या कहा जाता है कि आगे की तरफ मुंह करके उतरो ताकि गिरो ना, आपको चोट ना लगे, ठीक है। इसीलिए इसी तरह जब भी कोई एथलीट जंप करना चाहेगा तो पीछे से, थोड़ा पीछे से दौड़ कर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही वो दौड़ कर आएगा तो बॉडी किसमें हो जाएगी, मोशन में। अब वो जैसे ही जंप करेगा तो उसकी जो दौड़ने वाली स्पीड थी ना वो भी जंप में ऐड हो जाएगी, क्योंकि बॉडी किसमें रहना चाहती थी, मोशन में ही रहना चाहती थी, तो वो कुछ ज्यादा लंबी तक जंप लगा पाएगा, ठीक है। तो देखो कितने सारे फिनोमिना समझा दिए नेचुरल लाइफ के, डे टू डे लाइफ के, है ना। अभी भी किसी में कोई डाउट हो तो बता देना। ओके, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अभी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, तो जो इनएबिलिटी होती है बॉडी की टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ, टू चेंज इट्स डायरेक्शन, inability of a body to change its direction by its own। किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने की इनएबिलिटी, कि वो खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जैसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉलिंग ऑफ बॉडी आउटवर्ड when a car turns a sharp round। जब कोई भी बस या कार जिसमें आप लोग बैठकर ट्रैवल कर रहे हो वो क्या ले, एक शार्प राउंड ले ले, ठीक है। आप लोग कैसे जा रहे हो, इस कार में जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे थे तब तक तो ठीक था, अब इसने क्या लिया, बिल्कुल शार्प राउंड ले लिया, तो आप ऐसे पीछे की तरफ, इस तरफ जाना चाहोगे, क्योंकि बॉडी क्या सोच रही है कि मुझे तो स्ट्रेट जाना था, ठीक है, मुझे स्ट्रेट जाना था, लेकिन कार इधर टर्न हो गई, तो अब बॉडी इधर की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाएगी, इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इसीलिए आप खिड़की की तरफ झुक जाते हो ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाते हैं, जिस तरफ टर्न ले रही है, जिस तरफ सेंटर है उसका, उससे दूर की तरफ जाते हो आप। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी जब आप सीधा चल रहे थे तो आपकी जो बॉडी है वो भी किसमें चलना चाहती थी, सीधा स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती थी। अब आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, व्हीकल ने तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, जैसे ही आपने फोर्स लगाया इंजन ने डायरेक्शन को चेंज कर दिया स्टीयरिंग की हेल्प से, बट आपकी बॉडी को तो क्या चाहिए, कुछ टाइम तो चाहिए ना, इसीलिए वो लीन करती है बाहर की साइड, लीन आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सारे एग्जांपल्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन वगैरह के। और भी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो भाई, एक एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था ना, रोटेटिंग वाला, जो बच्चे छोटे बच्चे खेलते हैं जिससे कि बॉल को गोल गोल घुमाते रहते हैं, अगर वो बॉल कभी टूट जाती है, वो स्ट्रिंग टूट जाती है, तो वो जो बॉल है वो सीधे जाके गिरती है, उस पॉइंट के टेंजेंशियली जाकर गिरती है। क्यों? क्योंकि आप उस बॉल को एक फोर्स लगाकर सर्कल में मूव करवा रहे हो, ठीक है। जैसे ही वो फोर्स खत्म हुआ, और वो फोर्स कौन दे रहा था, वो फोर्स दे रही थी वो स्ट्रिंग जिससे वो बॉल कनेक्टेड थी। अब जैसे ही वो फोर्स खत्म हुआ, जैसे ही वो स्ट्रिंग टूट गई, तो बॉल क्या हो गई, फोर्स खत्म, तो बॉल सीधी डायरेक्शन में
मूव करना चाहेगी, ठीक है। एबिलिटी क्या होती है बॉडी की, वो सीधे डायरेक्शन में मूव कर सकती है, अपने डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं कर सकती है। तो जैसे ही फोर्स खत्म हुआ तो वो सीधा जाकर गिरना चाहेगी और उस पॉइंट के टेंजेंशियली गिरेगी। इसी तरह आपने देखा हो कभी जो धार लगाने वाले होते हैं, शार्पन करते हैं चीजों को, सब्सटेंसेस को, नाइफ्स को या फिर कोई दराती वगैरह हो गई, इन चीजों को शार्प करते हैं किसी भी चीज को, तो वो जब स्पार्क्स होते हैं ना जिसके ऊपर वो धार लगाते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो जो स्पार्क्स होते हैं वो उस व्हील के टेंजेंशियली चलते हैं, टेंजेंशियली जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पार्क्स की एबिलिटी है कि वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे एग्जाम्पल्स बेटा, आप लोग एग्जाम्पल्स और भी होंगे और भी आप लोग देख सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ से, और यूज किया करो अपनी डे टू डे लाइफ में ना, यूज किया करो। यूज नहीं करोगे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना तुम्हारा। फिर तो जब तक आप फिजिक्स को अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करोगे, चीजों को समझोगे नहीं, तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ। एक्सप्लेनेशन लगा लो, चाहे न्यूटन सेकंड लॉ, वट एवर यू वांट से। पहले तो न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन करने से पहले तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है यही समझ लेते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on it. Rate of change of linear momentum of any object बेटा, of any object। जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही बताता है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कि लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो किस तरह से डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसकी जो आपने उस पर एक्सटर्नली फोर्स लगाया है उस पर, और वो भी कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी, ठीक है। मतलब ये था एक्सटर्नल फोर्स जो आपने ऑब्जेक्ट पर लगाया है, तो उसका कितना चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में टाइम के साथ, ये आपके लगाए हुए एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहां से, अब जब हम कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? k dp by dt। अब p की जगह हम क्या रख सकते हैं? हमने पढ़ा था p इक्वल्स टू m इंटू v, p इक्वल्स टू m इंटू v, ओके। यहां पर वैल्यू पुट कर दो k dmv by dt। k m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बनेगा क्या? dv by dt, ठीक है। अब याद आ रहा है कहीं सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ा था? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट पर चेंज हो रही है? तो ये क्या बन जाएगा? m इंटू में a, ठीक है। f इक्वल्स टू k m इंटू में a। अब बात आती है इस k की वैल्यू की। k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो k की वैल्यू किस तरह से चूज की जाती है? k की वैल्यू, अब हमारे पास क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टेंट्स हम यूज ना करें, और हम जो हमारे पास बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके यूनिट्स को ही कुछ इस तरह से ले ले कि k कितना हो जाए? 1, ठीक है। तो जो यूनिट्स हैं मास और एक्सीलरेशन की और फोर्स की आर सो चूजन दैट k बिकम्स 1, ठीक है। जो यूनिट्स हैं हमारे पास मास की, एक्सीलरेशन की और फोर्स की, हम उनको इस तरह से ले लेते हैं कि जो हमारे पास फोर्स k है वो कितना बन जाता है? 1 बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं? इन एसआई सिस्टम m इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड f इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो k कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ओके।
तो इस तरह से हम लेते हैं एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में हम क्या ले लेते हैं, मास को ले लेते हैं 1 ग्राम, ए को ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ को ले लेते हैं 1 डाइन, और इस टाइम पे के कितना बन जाता है 1। ठीक है, तो के की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, के इक्वल्स टू 1। और ये जो रिलेशन है इस तरह से, ये हमारे पास क्या बन गया, m इंटू में a। तो दो रिलेशन है आपके पास, f इक्वल्स टू m इंटू a या फिर f इक्वल्स टू dp बाय dt। ठीक है, f प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ये दोनों रिलेशन किसके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के। न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था वो यही था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1 न्यूटन की और 1 डाइन की डेफिनेशन यहां से देख लेते हैं। तो यहां से हमने ये तो देख ही लिया कि जब 1 न्यूटन है तो मास कितना होगा 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई यहां से 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिख दो, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो क्या हो जाएगा, इन एसआई सिस्टम इट इज न्यूटन, लिख लेना, इन एसआई सिस्टम इट इज न्यूटन एंड 1 न्यूटन की डेफिनेशन। तो फोर्स इज सेड टू बी, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन if it produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 किलोग्राम। ठीक है, आप फोर्स को 1 न्यूटन कहेंगे, कब कहेंगे, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर दे और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो 1 किलोग्राम मास हो। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम और जो फोर्स है वो क्या कर दिया, आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका जो फोर्स है उस टाइम पे उसको आप क्या कहेंगे 1 न्यूटन कहेंगे। ठीक है, तो 1 न्यूटन आपका किसके बराबर आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया एसआई सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। आपको जितनी भी कैलकुलेशंस करनी होती हैं उसमें हम एब्सोल्यूट यूनिट्स ही लेते हैं। फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती है बट कैलकुलेशंस में हम क्या लेते हैं, एसआई यूनिट्स को ही लेते हैं। ठीक है, जब तक आपको ग्रेविटेशनल सिस्टम में करने के लिए ना बोला जाए तब तक आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट सिस्टम ही लेकर चलना है। नेक्स्ट 1 डाइन, इन सीजीएस सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 डाइन। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में है ये। अब देखो फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन, फोर्स को आप 1 डाइन कहेंगे, राइट इट नोट इट डाउन, if it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 ग्राम। ठीक है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 ग्राम है और उस पे आपने कोई फोर्स लगाया, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर दे, तो आप उस फोर्स को कितना कहेंगे 1 डाइन। ठीक है, तो 1 डाइन किसके बराबर आ जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। ठीक है, दोनों सिस्टम्स में आपके पास डेफिनेशंस हो गई है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल, ये क्या थी, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट कितनी होती है, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, एसआई सिस्टम में आप क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल यूनिट को किलोग्राम फोर्स कहते हैं। और ये कैसे आती है, इसको आप लिखते कैसे हो, फोर्स इज सेड टू बी 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इफ
it produces an acceleration of 9.8 meter per second square in an object of mass 1 किलोग्राम। ठीक है, तो आप फोर्स को 1 किलोग्राम फोर्स कब कहेंगे, जब वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर दे एक ऑब्जेक्ट में जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम मास है। तो आप उस फोर्स को कितना कहेंगे कि ये हमारे पास 1 किलोग्राम फोर्स है। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट आपके पास, आप इसको 1 किलोग्राम फोर्स या फिर दूसरा 1 किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं। अगर यहीं पर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते तो ये किलोग्राम फोर्स की जगह क्या बन जाता, ग्राम फोर्स, ये भी ग्राम वेट। ठीक है, तो फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम फोर्स if it produces an acceleration of 9.8 centimeter per second square in an object of mass 1 ग्राम। ठीक है, अगर सीजीएस में सीजीएस की यूनिट ले लेनी है, एसआई में एसआई की यूनिट्स ले लेनी है। ठीक है, या फिर आप इसको 9.8 नहीं 980 सेंटीमीटर आएगा, 980 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये सही है। तो ये आपके पास हो गया है दोनों में डिफरेंस, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में और एब्सोल्यूट यूनिट्स में। अब आप लोगों ने कन्वर्जन फर्स्ट यूनिट में कर लिया है। अगर आपको कोई बोल दे कि 1 न्यूटन फोर्स को 1 डाइन फोर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या फिर आपसे क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, तो क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम, टोटली यूनिट्स को ही कन्वर्ट कर देंगे। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1000 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। सेम ही चीज लिखी है दोनों मैंने, यहां से देखो ये कितने हो गए 50 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, यहां से 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये किसके बराबर होता है डाइन के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ मैनी न्यूटन्स आर देयर इन 1 डाइन, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन्स। और अगर कोई पूछे हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, तो क्या आ जाएगा आपके पास 10⁵5 डाइन्स। ठीक है, तो कन्वर्ट करना आपके ही हाथ में है, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। तो यहाँ तक न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट फर्दर इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ की। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है आई थिंक।